So hello students, welcome back to our channel Best Your Point. So this is the video in which you are going to understand all the processes which are important for your BFT board examination. And previously videos are already being uploaded on our channel. So if you have not watched it till now, so you have to watch it because they are very important for your board examination. And if you want to score 95% only, you have to watch them. Okay. सो इसमें हम सारे प्रोसेसेस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस है आपका. ठीक है. प्लानिंग आपने आपको शुरुआत से शुरू करता है इस प्रोसेस को और डीप में समझाने की कोशिश करूंगा आपकी बात. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला फंक्शन पोस्ट रैप में प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग. ये आपके पास 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जैसे सबसे पहला प्लान. यू हैव टू प्लान व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू एंड who will do it when where this question arises. At once where you have to decide what you have to do, how you have to do, all in at once. So planning means advance. Planning means advance. Means it is concerned with future because it is highly uncertain. We need to certain develop premises. Premises means assumptions for smooth functioning of our plan. This is end point that अपने पहुंच पे. That's why it is considered as relation between the mean and the end point. तो planning तो definition आपको पता होनी चाहिए. अगर एक पता चल गई तो ये स्टेप्स तो आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएंगे. सबसे पहले आपका है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब अगर आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपके एंड पॉइंट, यानी कि आप जहां पर पहुंचना चाहते हो. अगर आप वहां पर पहुंच गए, एंड पॉइंट से पहुंच गए, आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए, तो आप उस प्लेस पर हो जाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो. तो अगर आप यहाँ पर फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट पर हो आप, एंड इफ यू हैव टू गो टू द पॉइंट where you have to be at, that is the end point यानी कि objective. उसके लिए आपको पहले एक end point भी सेट करना पड़ेगा, एक टारगेट भी सेट करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पहुंचना है. तो उससे रिलेटेड आप फिर प्लान कर पाओगे. तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले you have to develop, you have to set objectives, and objectives will be set for whole organization, for overall organization, for each department, for each unit, for each employee. Okay. So once these objectives are set, endpoints are clear, it will be easy to achieve this target effectively and efficiently. Then we move on once the objectives have been set up. Now we will develop certain premises. Now what is premises? Premises are the certain assumptions we made in process of planning B. यानी कि जो आप अगर इस पॉइंट पर हो, स्टार्टिंग पॉइंट पर, एंड इफ यू हैव टू बी एट द एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक वे का सहारा, एक रास्ता चाहिए, एक सहारा चाहिए जिसको हम वे कहते हैं. वे या हम बुकिश लैंग्वेज में कहें तो मीन वर्ड भी हम उसको कहते हैं. ठीक है, मीन वर्ड भी हम उसको कहते हैं. तो उस मीन को एक ऐसा मीन, एक करेक्ट मीन बनाने के लिए यू हैव टू, अब जैसे आप बिल्डिंग खड़ी करते हो तो उसके 4 पिलर होते हैं, 4 सपोर्टर्स होते हैं. ऐसे ही मीन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मीन जो है वो हमारे फ्यूचर को देख के बनाया गया है और फ्यूचर अनसर्टेन है, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. इस वजह से वी नीड टू डेवलप सर्टेन assumptions कि अगर ये हुआ तो ये पिलर खड़ा ये संभाल लेगा, अगर ये हुआ तो ये पिलर खड़ा ये संभाल लेगा, अगर ये हुआ ये पिलर खड़ा ये संभाल लेगा, ये हुआ ये पिलर है ये संभाल लेगा. ऐसे ही we need to develop certain assumptions for successful implement of the plan. और ये assumptions जो है ये 2 तरीके के होते हैं. इन assumptions को 2 तरीके से हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, एक internal assumption और एक external assumption. Taken. Third is identifying alternative course of action. Now, अब
आपने उन assumptions को तो कर लिया कि फ्यूचर में हमारे को ये दिक्कत आ सकते है, अगर ये आई दिक्कत तो हमारे को ये करना, ये आई दिक्कत तो हमारे को ये करना। लेकिन हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखो, अब एक तो रास्ता है कि तुम सीधा सीधा चले जाओ, सीधा सीधा चले जाओ, या तो तुम ऐसे घूम कर चले जाओ, या तुम नीचे से घूम के चले जाओ, या तुम अपने अराउंड दो बोल से काटो और फिर घूम के जाओ। So there are many ways to reach your end point, your final goal. लेकिन कौन सा रास्ता आपको अपनाना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। So you first of all उन डिसाइड करने के लिए you have to develop certain assumptions. You have to for the assumption you have to identify various ways of course of action in order to achieve your endpoint, your objectives. You have to develop or identify various alternative course of action, and it is preferable say that if you identify maximum course of action, let good selection of way. तो इस वजह से you have to develop maximum alternative courses of action. इसके बाद third is evaluating alternative course of actions. जैसे कि अगर आपने 4 alternative course of action को आइडेंटिफाई करा तो उनमें से चारों के अब आपको हर एक प्लान को अलग अलग लेना पड़ेगा, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्लान का क्या पॉजिटिव है या सेकंड प्लान का क्या पॉजिटिव है, इसके क्या एडवांटेजेस है, किसके क्या डिसएडवांटेज है। योर प्रॉन योर कॉन्स ऑफ द ईच प्लान हैज टू बी इवैल्यूएटेड। वंस यू हैव बीन इवैल्यूएटेड उसके बाद आपको देखना है कि कौन से प्लान के सबसे ज्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव है एज कंपेयर टू द नेगेटिव पॉइंट्स। जो प्लान के सबसे ज्यादा होंगे यू विल सेलेक्ट दैट प्लान इन फिफ्थ स्टेप, you will select that plan, you will adopt that plan, and finally you will implement that plan in the sixth step. तो यहाँ पर आपने एक word acronym मैं आपको बता सकता हूँ, select, adopt and implement, 5 word, and SI is also very positive word. तो ये acronym भी आप as a इन steps को use कर सकते हो। You have to select, adopt that plan and finally implement that plan. The implement plan में main plan को action में लाने से पहले you have to develop a derivative plan, और वो derivative plan by to develop that derivative plan in order to basically developing derivative plans mean developing a supportive plan. कि main plan में की execution में अगर कोई दिक्कत होती है तो derivative plan is there to support the main plan. इस वजह से क्या होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन प्लान के लिए बनाया जाता है डेरिवेटिव प्लान। और इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मीन प्लान टेकिंग प्लान इनटू एक्शन, यानी कि प्लान को फाइनली एक्शन में लाना, काम करना स्टार्ट कर देना इस प्लान इनटू द एक्शन। और अगर प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ तो मेकिंग प्लान इज ऑफ नो यूज। तो ये सब पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप इज फॉलो अप प्लान, यानी कि प्लान बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली हैव चेकअप अपॉन दैट प्लान्स। आपको रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर पीरियड पर उसको चेक करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज प्लानिंग इज अ continuous process, एक continuous process है, इस वजह से you have to check them at the regular periodic intervals. फॉलो अप एक्शन में आपको continuous process है, कीवर्ड आपको लिखना है तभी आपको फॉलो चाहिए। Let's move to next topic, next process, that is organizing process, chapter number 4. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ये भी बताना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये सब चीजें आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है। फिर से बताओ कौन थोड़ी तो भी पार्टिसिपेशन पर्पस है राइटिंग आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन हर बार ही देखा जाता है हर वीडियो के नीचे का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस of grouping the activity of enterprise
the allocation of resource, establishing authority relationship among. This is all organizing. Okay. Now, first step in organizing process, identifying and division of work. यानी कि आपने प्लानिंग प्रोसेस में प्लान्स बनाए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ऑर्गेनाइज उनको ऑर्गेनाइज करा, यानी कि यू हैव टू ऑर्गेनाइजिंग में आप उन प्लान्स के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करोगे? यू विल अरेंज रिसोर्सेज to be requirement है उन plans को successful implementation के लिए, इसलिए आप organizing process करते हो. तो organizing process में पहला step है identifying and division of work, जिसमें you have to identify and divide the work, and this work has to be done according to predetermined plans. इनके जो plans आपने पहले बनाया है उसके according you have to divide that work, and why division of work is also important because all work cannot be done by a single individual due to burden. Is what they say. The work has been divided into small manageable activity to avoid duplication. ठीक है, इसलिए इन वर्क जो हम स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं हम उनको इन शॉर्ट जॉब्स कहते हैं. Let's move to next point, that is departmentalization. अपने वर्क डिवाइड कर दिया. अब जैसे आपने वर्क इसको हम एक जैसे हमने इसको वैसे पहले भी समझा रहा है इस तरीके से, लेकिन मैं इस टॉपिक को हमेशा इसी तरीके से समझाता हूँ. जैसे वर्क है एक, आपने उस वर्क को डिवाइड कर दिया इंटू मैनेजरल एक्टिविटीज. जैसे 4 मैनेजरल एक्टिविटीज में आपने उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, Activity 1, job 1, job 2, job 3 and job 4. Let's suppose job 3 और 4 आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है और 1 और 2 आपके मार्केटिंग से रिलेटेड है. जॉब 1 और 2 मार्केटिंग से रिलेटेड है और जॉब 3 और 4 प्रोडक्शन से रिलेटेड है. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करोगे? Once the work has been divided into managerial activities, the activities of similar nature are grouped together. यानी कि activity 1, activity 2 दोनों आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप इन दोनों को एक साथ एक ही एक्टिविटी मानोगे, यानी कि एक ग्रुप में डाल दोगे. जिस ग्रुप में एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 की जॉब्स होंगी, और उस ग्रुप का नाम क्या रख दोगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट. उस ग्रुप का नाम क्या रख दोगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट. समझ में आ गया? अब आपने 3 और 4 प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, तो आपने इसको एक प्रोडक्शन एक ग्रुप में डाल दिया. 3 और 4 को ग्रुप का नाम डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अभी जॉब्स डाले में लोग नहीं डाले, 1 और 2 में कोई लोग को तुमने डाला नहीं. यू विल डू दैट इन स्टाफिंग प्रोसेस. वैकेंसीज को फुल करना. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या आपके पास हुई? स्पेशलाइजेशन आई. डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या आया आपके पास? स्पेशलाइजेशन. ठीक है, इसके बाद थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अब ड्यूटीज को असाइन करना है, यानी कि अब ड्यूटीज हैव टू बी असाइन टू ईच एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द स्किल्स के बेसिस पर हम ड्यूटीज को असाइन करेंगे. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ द वर्क एंड द स्किल्स. ठीक है, और अगर हम इस बेसिस पर एम्प्लॉय को काम देंगे तो दे विल डू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क. इसके बाद फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है? एलोकेशन ऑफ वर्क नहीं है. हर एक इंडिविजुअल जो भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पता होना चाहिए किसको रिपोर्ट करना है और किस बंदे को रिपोर्ट करना है टू द मैनेजर. ठीक है, इसलिए जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे आर ऑल लिंक्ड टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जिसमें हम टॉप मिडिल लेवल 3 लेवल्स में उन वर्कर्स को डिवाइड कर देते हैं. टॉप मिडिल एंड लोअर. और इनके बीच में एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ईच एम्प्लॉय के बीच में, जिससे कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी जो है दोनों ही कम हो जाती है.
ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। इसके बाद यू नो ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला एस्टैब्लिशिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टैब्लिशिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? You have to estimate how many people are required for the vacant position, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जरूरत है मैन की, लोगों की कितनी जरूरत है वेकेंट पोजीशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ वेकेंट पोजीशंस अवेलेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बेसिस पे या तो आपके पास ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, 20 की जगह 30 बार रख के, 20 की जगह 10 बार रख के, 15 बार रख के, तो दो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है यहाँ पर, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग। सो इनको सॉल्व करने के लिए यू डू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एस्टेब्लिशिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और इसमें आपके दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। इनका अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स 100% कटेंगे ही कटेंगे। वर्कलोड एनालिसिस में कौन सी एक्टिविटी आप उनसे परफॉर्म करवानी है, क्या स्किल्स की जरूरत है उन एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए, ये सब हमारे को देखना पड़ता है। वर्क फोर्स वर्कलोड एनालिसिस में लोड हो गया ना, और वर्क फोर्स में कितना, रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल, किस टाइप की जॉब अवेलेबल है तुम्हारे पास, अब कितने लोगों की जरूरत है, ये आप वर्क फोर्स एनालिसिस में लिखोगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हो? रिक्रूटमेंट इज इनवाइटिंग एंड स्टिमुलेटिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशन फॉर जनरल पब्लिक। इसका मतलब जनरल पब्लिक जो बाहर के बंदे हैं, उनको तुम्हें इनवाइट करना है कि आओ हमारी जॉब में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी जॉब्स खाली है, यू हैव टू उनको बोलो कि अप्लाई करे, स्टिमुलेट करे पीपल, stimulate people and stimulate and apply, but stimulating and inviting the candidates to apply for the vacant positions, क्योंकि जितने ज्यादा लोग तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा you have chances of good selection. Third is selection. Selection में आपका रहना है, it is a process of choosing and appointing the right candidate for various jobs in the organization. यानी कि जो भी तुमने ऊपर जैसे 100 लोगों ने हमारे पास अप्लाई करा, you have only 20 vacant position, तो 20 अब 100 से तुम्हारे को 20 पर आना, तो you have to select the employees. Selection process करना पड़ेगा। You have to select the employee, you have to choose the right candidates, these vacant positions के लिए in the organization। और ये candidates कैसे select होंगे? They have to successfully pass the examination, या the test and the interview are offered jobs। जो इन्होंने सक्सेसफुली पास कर लिए तीनों चीजें, दे आर ऑफर्ड विद द जॉब। इसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयज को तुमने सेलेक्ट कर दिया, नाउ यू हैव when a new employee when a new employee come to an organization for the duty, he should be placed for the job for which he is best suited, यानी कि जहाँ पे उसकी right skill है, right qualification for the right job। और orientation में making familiar him with the new employees, with the organization policies, कैसे काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ओरिएंट करना। जैसे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, अगर आप नई क्लास में शिफ्ट होते हो वैसे ही आपका भी होता है। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब जो उनके अंदर नए नए स्किल्स को डेवलप करना फॉर द फ्यूचर पर्पस, और डेवलपमेंट का मतलब उनकी स्किल्स को इनहेंस करना। इसमें फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल में मतलब क्या होता है, जब एक बार एम्प्लॉय कुछ समय तक, लंबे समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन में टिक जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस उसको फिर प्रमोशन मिलता है। और यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, उस स्टेप का नाम है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। यानी कि प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग में क्या होता है, जो तुम्हारे मेजर हुई है, कंपेयर हुई है, उसके बेसिस पे तुम्हारे को आगे प्रमोशन मिलता है। इफ यू आर वर्किंग ऑन मिडिल लेवल तो टॉप लेवल पर जाता चला जाता है, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तुम शिफ्ट हो जाते हो। इस तरीके से तुम्हें प्रमोशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर अप्रेजल। इसके बाद जैसे जैसे प्रमोशन उतनी ज्यादा कंपनसेशन। So compensation refers to pay and reward to employee. It may be in form of direct financial
पेमेंट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यू हैव टू, अब आपने जैसे 100 लोगों ने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करा और से 20 ही लोग हैं अभी सी वेकेंट पोजीशन है, तो 100 से 20 लोगों तक कैसे पहुंचना है, और वो भी उन लोगों को जो बेस्ट तुम्हारी उन पोजीशंस के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होगा, यह manager will eliminate the candidate here, and the manager will shortlist the candidate or remove the candidate from the list of the applicants who have applied for the job. And this he will done on the basis on the application form filled या एप्लीकेशन फॉर्म फिल, यानी कि जैसा उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा उसके बेसिस पर वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देगा, लिस्ट को स्मॉल कर देगा, जैसे 100 विथ ही। तो अब उसने यहाँ से 20 कैंडिडेट्स को हटा दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द फिल, और 80 कैंडिडेट्स रह गए। अब उन 80 कैंडिडेट्स को दे हैव टू अंडरगो अ सिलेक्शन टेस्ट, और उस टेस्ट में व्हाई दिस टेस्ट इज बीन टेकन, उसमें आपके पास 5 टेस्ट जो होते हैं एम्प्लॉय के लिए जाते हैं। और व्हाई दिस टेस्ट आर टेकन, बिकॉज सिलेक्शन टेस्ट इज बेसिकली अ मैकेनिज्म टू नो the employee more better in terms of intelligence, aptitude, personality, trade या interest। तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या बताता है एम्प्लॉय की, इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे को ये बताता है कि measure the level of intelligence, how individual is. It is an indicator of a person learning about ability or the ability to make decision and judgment। ठीक है, समझ में आ गया। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका बताता है एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। पर्सनालिटी टेस्ट बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी व्हाइल मेकिंग डिसीजन। ट्रेड टेस्ट बताता है टेस्ट भी स्किल्स, एग्जिस्टिंग स्किल्स जो एम्प्लॉय की है उनको टेस्ट करता है। और इंटरेस्ट टेस्ट बताता है अदर इंटरेस्ट एरिया रादर देन दी जॉब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद आपका नेक्स्ट, यानी कि 80 में से कुछ ही सिर्फ 20 लोगों ने ही पास करा, 30 लोगों ने, 80 में से 30 लोगों ने पास करा, तो अब आपके पास 50 कैंडिडेट्स आ गए। ठीक है, और अभी आपके पास 20 जॉब, तो 30 एक्स्ट्रा है। अब उनको कैसे हटाएगा, अब उन 50 कैंडिडेट को दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जहां पर पैनलिस्ट होंगे, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होगा जो वेरियस बैकग्राउंड से आए होंगे। दे विल आस्क द क्वेश्चन सिस्टमैटिकली मींस एक करके दे विल ask you question about the field or about your interest area, और basically on the part on the test results, यानी कि जो भी सिलेक्शन टेस्ट में तुम्हारे वेरियस टेस्ट में रिजल्ट आए उनके बेसिस पर वो तुम्हारे से बातचीत करेंगे। They will just take your level of confidence while having interview, while talking to them, your body language वो सब चेक करेंगे। और after that उन 50 कैंडिडेट्स में से सिर्फ और सिर्फ आपके कितने कैंडिडेट्स आगे जाएंगे, आपके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 35 कैंडिडेट्स जैसे आगे गए। ठीक है, तो अब उन 35 कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा, उनका बैकग्राउंड चेक होगा, रेफरेंस चेक होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर ने अपने रेफरेंसेस दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, और रिलेटिव से फ्रेंड से उनका एप्लीकेशन, रिलेटिव से फ्रेंड से उनकी एप्लीकेशन में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है वो एक भी चेक हो जाते क्या उनके एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने जो डिटेल्स प्रोवाइड करे वो सही है या नहीं है, वो रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेक में होता है। और ये रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेक में क्या होता है, it acts as an additional information for the organization to have knowledge about the employees who is applying for the job for the current vacant position। इसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन, क्योंकि अल्टीमेटली द एम्प्लॉय हैज टू वर्क, इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं छटता। ठीक है, ये छटता आता होगा ना 30 पोजीशन होगा, जैसे 30 बच गए। ठीक है,
और वो 5 वो भी आएगा जिन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में डाले। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन में अल्टीमेटली मैनेजर एक एम्प्लॉय को एक मैनेजर के अंदर काम करना है और मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो इस वजह से इसमें मैनेजमेंट का डिसीजन मैनेजर का डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है दैट वेदर ही हैव टू वर्क विद दैट एम्प्लॉय और नॉट। ठीक है, तो उसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जैसे आपके 24 या आप कह लो आपके 26 कैंडिडेट्स आगे 4 यहाँ से डिलीट कर। अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उन 26 कैंडिडेट्स का, जिनमें से यानी कि उनको ऑफर लेटर देने से पहले वो कैंडिडेट्स को एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट जाना पड़ेगा, जिससे उनकी प्रॉपर हेल्थ इंश्योर होगी दैट whether they are suitable for the job or not for that particular working environment. फिर job offer is given to the candidate who is medically fit. अब 26 में से let suppose आपके सिर्फ और सिर्फ 24 कैंडिडेट्स मेडिकली फिट निकले, 2 कैंडिडेट्स फिर 24 नहीं। अब तो यहाँ पे फाइनल है इस टेस्ट से, यहाँ पे आपके 6 के 6 कैंडिडेट 26 में से 6 कैंडिडेट्स आउट हो गए और वो 20 कैंडिडेट्स उनको मिल गए हैं that they are searching for the vacant positions. अब उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर्स मतलब they will be given, the candidates who have passed all the previous hurdle will be given a job offer and letter of acceptance. इसके बाद last finally that is contract of employment. Contract of employment में selection test यानी कि selected candidate who has given will be given an employment contract which include terms and conditions of employment. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस वेरी डिटेल में मैंने आपको बताया। इसके बाद वी हैव लास्ट एंड द फाइनल प्रोसेस ऑफ VBST, that is controlling process and very small also. Setting standards यानी कि controlling का मतलब होता है comparing the actual performance with the planned performance. And if any deviation or differences, identify these differences. To resolve these differences, we need to make further plans. हमें further plans बनाना पड़ेंगे. So planning is done on the basis of controlling. या हम ये कह सकते हैं controlling is the first function of management. ठीक है, तो यहाँ पे controlling का concept अदाता है introduction होता मतलब। अब you have to set first of all set up the standards. अब आपकी actual आपने plan performance तो planning function में decide कर ली। अब actual performance है तो measure करनी पड़ेगी। तो actual performance employee की measure करोगे on the basis of the standards you are set. तो in the first step, so you have to set this standard, and if these standards are achievable, then it will be easy for you. And if they are very of high or high standards then and difficult to achieve, then it is of no use. And if they are in numerical terms, they are more better to measure. Measurement of performance में क्या होगा? You will measure the performance of the employee on the basis of the standard you have set in the first. अब आप उसकी measure करोगे, and the employee's performance should be measured over a periodic period of time. Third में compare करोगे with the planned performance, यानी कि for backward looking करोगे backward to the performance you have decided in the first step. ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में एनालाइजिंग डेविएशन यानी कि कंपेयरिंग परफॉर्मेंस में, तो तुमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेजर करा और लेट सपोज कोई डेविएशंस आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइजिंग डेविएशंस में उन डेविएशंस को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। सबसे पहले मेजर डेविएशंस और दूसरे minor deviations. Major deviations are the important deviations which will have impact on overall organization. Minor deviations are not such important, so in पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो major deviations are brought under the notice of top level. इनको top level के notice के अंदर लाया जाता है major deviations को। The brought under the notice of top level, और फिर इसमें एनालाइजिंग डेविएशन में आपके 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका अपन नहीं लिखा, तो आप जरूर करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मेथड एंड मेथड बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट मेथड में आपको क्या लिखना है? क्रिटिकल पॉइंट मेथड होता है
जिसमें you have to keep focused on the key area. और ये वो key areas है कि अगर इन deviations key areas पे आ गए तो it will have an impact on overall organization. And they should be need, and the deviation should be need urgently in progress. इसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में मैनेजर को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. किसने माइनर डेविएशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में ही शुड कंसंट्रेट ऑन रिमूविंग दिस डेविएशन ऑफ हाई डिग्री के डेविएशंस को उनको रिमूव करने में ध्यान देना चाहिए. टाइम मैन पावर वेस्ट करनी चाहिए. और इससे क्या एडवांटेज होगा टाइम एफर्ट्स मैनेजर का बचेगा. अनक्रिटिकल और सिंपल प्रॉब्लम्स में डिफरेंस करता है. फिर आपका नेक्स्ट देन द फाइनल स्टेप दैट इज टेकिंग एंड करेक्टिव मेजर्स. यानी कि नेक्स्ट स्टेप मैनेजर का है कि उन डेविएशंस के रीजन फाइंड आउट करने के डेविएशन एक्चुअल हुए क्यों और उन रीजंस को रिमूव करने की फ्यूचर में कोशिश करनी. एंड टू द टास्क फॉर द मैनेजर इज टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द ट्रैक. जो जहाँ पहले था वो वहीं पे उस पोजिशन में लाना. सो उससे मिनिमाइज द एरर टू मैक्सिमाइज द कंटेंट. ये आपका पॉइंट आता है. ठीक है, यहाँ पे आपका पूरे सारे प्रोसेसेस जो है वो खत्म होते हैं. और यहाँ पे टोटल 6 प्रोसेस थे, मैंने 5 प्रोसेस थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है. और पेपर में हर साल इनमें से 2 या 1 प्रोसेस जरूर पूछा था. तो ये पेपर रिपीटेटिव क्वेश्चंस में तो पता ही चल जाता है आपको कि कितने इम्पोर्टेंट है. So that's all for today. Till then, take care. Bye bye. Stay healthy, stay safe, and do not forget to subscribe our channel, BST Point. Bye bye.